ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 129वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। वर्ण नित्य और अनित्य किस प्रकार का है, इस पर चर्चा हो रही है। पीछे नित्य और अनित्य दोनों बातों को कह करके सिद्धांती ने कहा था कि नित्यत्वे अविकारात् अनित्यत्वे च अनवस्थानात्। नित्य मानेंगे तो नित्यों में विकार नहीं होता, अनित्य मानेंगे तो अनित्यों में स्थिति नहीं होती, वो टिकते नहीं हैं। इसलिए दोनों ही प्रकार से विकार उनको नहीं कह सकते। तो नित्य पक्ष में पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया था, जो कि 50वें सूत्र में आ चुका है। 49वां पेज या 49वां सूत्र? हाँ, 274 पेज में है। तदेतद अवगृह्य अलग अलग करके दधि दधि और अत्र, ये हो गया अवग्रह, और संधान हो गया दध्यत्र। विच्छेद बोलो आप अपनी भाषा में। अवगृह्य का अर्थ विच्छेद करके, संधान का अर्थ संधि, संधाने संधि होने पर, यानी अवग्रह करके विच्छेद करके फिर संधि की सती सप्तमी, विच्छेद करके संधि करने पर, और संधाय च अवग्रहे संधि करके विच्छेद करने पर, दोनों ही प्रकार से। हाँ, तो 50वें सूत्र में फिर उसने नित्य पक्ष में आक्षेप उठाते हुए कहा कि नित्य पदार्थ उनमें धर्म का विकल्प देखा जाता है, कि इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं। विकल्प से विविध कल्पना, ऐसा भी हुआ ऐसा भी हुआ, ये हो गया विकल्प। ऐसा भी होना ऐसा भी होना। तो अतीन्द्रिय नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय भी होते हैं, इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं। अतीन्द्रिय में हम आकाश, परमात्मा, आत्मा इत्यादि ये सब ले सकते हैं, अतीन्द्रिय हैं और नित्य हैं। ऐसे ही इंद्रिय ग्राह्य में जाति को नित्य माना गया है, तो जाति इंद्रिय ग्राह्य है। किसी को देख करके, समानता को देख करके जाति का बोध होता है, तो वो भी इंद्रिय ग्राह्य है। तो नित्य पदार्थ अतीन्द्रिय भी होते हैं और इंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं, तो धर्म का विकल्प हो गया। तो इसी प्रकार से ये वर्ण भी, वर्ण को नित्य पक्ष मान करके सिद्धांति से कहा जा रहा है कि जो आपने विकार नहीं माना इसमें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ण नित्य है और नित्य पक्ष लेकर के उसमें भी धर्म का विकल्प हो जाएगा। तो पहले तो इंद्रिय ग्राह्य वर्ण है ऐसा स्वीकार करके फिर दूसरा विकल्प उसमें रखा। एक तो इंद्रिय ग्राह्य हो गया, जैसे पहले नित्य पदार्थों में दो धर्म बताए, इंद्रिय ग्राह्य और अतीन्द्रिय। अब इनका तो संबंध है भी आपस में, विरोधी हैं दोनों, इंद्रिय ग्राह्य और अतीन्द्रिय दोनों विरोधी हैं, नहीं है। तो विरोधी धर्म नित्य पदार्थों में रहते हैं, ऐसा उसने कहा। लेकिन इन विरोधी दो धर्मों को दिखा करके अब कहाँ घटा रहा है उसको वो,
कि देखो वर्ण को लाया, वो वर्ण नित्य है, और नित्य है तो नित्य होने पर पहला धर्म उसने क्या स्वीकार किया? इंद्रिय ग्राह्य। श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण करते हैं वर्ण को, इंद्रिय ग्राह्य। दूसरा धर्म क्या ला रहा है वो? अब इंद्रिय ग्राह्य का उल्टा क्या होना चाहिए था? अभी पीछे क्या बताया था? अतीन्द्रिय होना चाहिए, लेकिन अतीन्द्रिय की जगह उसने क्या रख दिया? विकार होना। नित्य वर्ण में दो धर्म कौन कौन से? इंद्रिय ग्राह्य और वर्ण विकार वाला। ये दो धर्म उसने बता दिए। तो कुछ अटपटा सा है ना ये, कि कहाँ कैसे मेल कर रहा है। पूर्व पक्षी है भाई, कुछ भी कह सकता है वो। तो लोक में भी हम जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाले का मुंह थोड़ी रोक लेंगे, वो कुछ ही बोल सकता है। तो हमें क्या उत्तर देना है, कैसे पकड़ना है उसको, किस तरह से उसका समाधान करना है, ये सब शैली यहाँ बताई जा रही है। तो उसने कहा कि वर्ण नित्य हैं, और देखो नित्य होते हुए इसमें दो धर्म हैं, दो धर्म रह सकते हैं। वो दो धर्म कौन से हैं? कि एक तो इंद्रिय ग्राह्यत्व है इसमें, और दूसरा विकार होना, विकारत्व भी है। तो इस तरह से वो कह रहा है कि आप विकार का प्रतिषेध नहीं कर सकते। तो वहां सिद्धांती ने फिर समाधान कर दिया था कि विरोधात अहेतु तद धर्म विकल्प है। ये आपका विरोध आ रहा है इसमें, और विरोध होने से ये अहेतु, ये हेतु नहीं है। ये हेतु उदाहरण दिया गुरुजी, इंद्रिय ग्राह्य और वर्ण विकार, इनमें आपस में विरोधी बात है, इसकी बात है। हाँ, नित्य कह करके, नित्य कह करके जो कह रहा है, नित्य कह करके जो बात कह रहा है, पहले नित्य आधार मान लिया उसने, और नित्य कह करके जो कह रहा है कि इसमें इंद्रिय ग्राह्यता भी है और दूसरा विकारत्व भी है, तो उसमें विरोध होने से ये हेतु नहीं है। तद धर्म विकल्प है, क्योंकि ये उसके धर्म का विकल्प है। विकल्प क्या? कि नित्यम न उपजायते न अपैति, नित्य पदार्थ न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। और अनुपजन अपाय धर्म कम नित्यम, उसी को एक संक्षेप में कह दिया कि जो अपाय और उपजन धर्म से रहित होता है, जिसमें वृद्धि और ह्रास नहीं होता है, उसे नित्य कहते हैं। और अनित्य किसे कहते हैं? उसका उल्टा कर दो। जैसे पीछे कहा कि अनुपजन अपाय धर्मकम, इसका उल्टा हो जाएगा उपजन अपाय धर्मकम कह दो, या युक्तम कह दिया है। बात एक ही है कि उपजन और अपाय से जो युक्त होता है उसे क्या कहते हैं? अनित्य। न च अंतरेण उपाय, न च अंतरेण उपजन अपाय, उपजन और अपाय के बिना, अंतरेण का अर्थ बिना, उपजन और अपाय के बिना। ये न जो आ रहा है प्रारंभ में कि न विकारः संभवति, उपजन और अपाय जब तक नहीं हो विकार हो नहीं सकता। तो तद यदि वर्णा विक्रियन्ते, यदि वर्णों में आप विकार मानोगे तो आप नित्यत्व को स्वीकार नहीं कर रहे। फिर नित्यत्वम येषाम निवर्तते। और यदि नित्य मानोगे, जैसा कि आप नित्य मान करके अभी उत्तर दे रहे थे, अथा नित्याः, तो विकार धर्मत्वम येषाम निवर्तते, तो विकार नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि विकार होता है अपाय और उपजन होने पर। तो ये यहाँ जो है विरोध दिखाया था, जो वार्तिक था ना, कि विरोध होने से अहेतु है आपका ये। स्वयं विरुद्धो हेत्वाभासो धर्म विकल्प है, कि विरुद्ध हेत्वाभास है और यही धर्म का यहाँ पर विकल्प है, विरुद्ध कल्पना है आपकी ये। तो ये उत्तर दे दिया सिद्धांती ने। पूर्व पक्षी ने जब बात कही थी ना, नित्य कहा तो नित्य पहले, उसमें कह दिया नित्य इंद्रिय ग्राह्य और वर्ण विकार। ये पूर्व पक्षी बात कही थी, वर्ण विकार। खंडन कर दी वर्ण विकार। उसने कहा कि नित्य मान करके आप उसमें विकार शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते फिर, क्योंकि विकार जहाँ होता है उसमें अपाय उपजन होता है, और नित्य में अपाय उपजन होता नहीं। और आप नित्य मान रहे हो पहले वर्ण को, और फिर ये भी कहते जा रहे हो कि विकार हो रहा है इसमें। तो या तो आप अनित्य को हो सीधे, नित्य कह करके आप विकार नहीं कह सकते। इस तरह से खंडन उसका हो गया। अब अनित्य पक्ष को लेकर के पूर्व पक्षी उसमें विकार सिद्ध करेगा। यहां तक हो गया था कल 50वें सूत्र तक।
आगे है अनित्य पक्षे समाधि ही। अनित्य पक्ष में भी पूर्व पक्षी समाधान कर रहा है। किस बात का समाधान कर रहा है कि आक्षेप उठा रहा है? उसकी दृष्टि समाधान है। समाधान किस बात का कर रहा है? वो विकार होता है, इसका समाधान कर रहा है अनित्य मानते हुए। तो सूत्र बोलेंगे अनवस्थायित्वेच वर्णोपलब्धिवत तद विकार उपपत्ति ही। अनवस्थायित्वेच, अनवस्थायित्व होने पर क्या अर्थ हुआ? अनित्य होने पर। तो अनित्य हुई तो हुआ, अवस्थाई न हो, टिकने वाला न हो, तो उसे कहेंगे अनवस्थाई, तो वो अनित्य ही हुआ। तो अनित्य पक्ष होने पर, अनित्य मानने पर अनवस्थायित्वेच वर्णोपलब्धि, वर्ण की उपलब्धि तो होती है। किसी ने बोला और वर्ण है अनित्य, फिर भी दूसरे को सुनाई तो पड़ गया, उपलब्धि हो गई कि नहीं? अनित्य है फिर भी उपलब्धि हो गई या नहीं? हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप सुनना है नहीं सुनना है? वो तो ठीक है, बोलते रहे जी वो अनवस्थायी तो है। हाँ, लेकिन वो तो उपलब्धि हो गई कि नहीं? सुन रहे वहाँ उपलब्धि हो गई। हाँ, बाद में नहीं तो उपलब्धि कैसे हो गई जब अनित्य है? तो वो तो टिकना ही नहीं चाहिए। यानी उसी क्षण बिल्कुल जहां बोला गया और तुरंत ही समाप्त। लेकिन सुनने में तो देर लगती है थोड़ी सी। अब मान लो कोई दूर बैठा है, जैसे पीछे अनेकों उदाहरण ऐसे आए थे कि धोबी कपड़े धो रहा है और वहां जब वो वस्त्र ऊपर को उठा चुका है दोबारा डाल मारने के लिए, नीचे पटकने के लिए, और तब हमें सुनाई दिया। देर तो लगी भाई, 2, 3, 4, 5 सेकंड जो भी हैं। तो यहां उपलब्धि हो गई कि नहीं अनित्य होने पर भी? तो ये उसने दृष्टांत के रूप में लिया, वत लगा दिया ना, वत समान, वर्णोपलब्धिवत, वर्ण की उपलब्धि के समान। अनवस्थायित्व च वर्णोपलब्धिवत, अनित्य होने पर भी वर्ण की उपलब्धि के समान। क्या दिखाएगा वो? कि तद विकारोपपत्ति, उसके विकार की भी सिद्धि हो जाएगी। इसकी शैली को पकड़ना कि जैसे वर्ण की उपलब्धि होती है वैसे ही विकार की भी सिद्धि हो जाएगी। विकार भी मान लेंगे उसको। ये कथन ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी पदार्थ को हमने लिया कि देखो ये सत है इसलिए चित भी है। एक गुण को दिखा करके दूसरे गुण को लाना, जबकि उनका कोई संबंध नहीं है आपस में। कोई पदार्थ कि सत है ये, जैसे प्रकृति को ले लो, सत है कि नहीं है? प्रकृति सत है, इसलिए चित भी है, और इसलिए फिर आनंद स्वरूप भी है। ये कथन सही है? क्यों नहीं है सही? क्यों नहीं है सही? जिसकी उपलब्धि मानते हैं वो बाकी। आप सत्य पे रहो अभी। क्यों नहीं है ये सही? सही है? नहीं, प्रकृति सत्य है इसलिए चित भी है। क्यों नहीं है सही? मेरा प्रश्न ये है, ये मेरा कथन ठीक क्यों नहीं है? हैं? ये इसलिए ठीक नहीं है कि सत्य का और चित्त का संबंध क्या है आपस में। कि देखो इस पदार्थ में बहुत सुगंध आ रही है इसलिए मीठा भी है ये। परफ्यूम में सुगंध आती है? परफ्यूम में सुगंध आती है? नहीं, तो सुगंध आती है तो मीठा भी है ये। कभी जीभ पे रख के देखना कैसा लगेगा। मतलब संबंध न होने के कारण। हाँ, मतलब ये अटपटा सा वाक्य बोल दिया इसने कि बिल्कुल आपस में कोई संबंध ही नहीं, और बोल दिया ऐसे ही कि एक गुण है दूसरा गुण भी होगा। अरे क्यों होगा दूसरा गुण? ये कोई हेतु बन गया? हाँ, आप क्या कह रहे हैं? वही बोले यहाँ कि किसी चीज को जो हम बोल रहे हैं सत्य, इसकी सत्ता है, उसमें बोध भी हो गया, लेकिन उसके बाद में
इतना हो गया, जैसे सचित आनंद परमात्मा के वाचक है, सत और चित भी है, वो आनंद स्वरूप भी है। लेकिन जीवात्मा के जब करेंगे सत भी है और चित भी है और आनंद स्वरूप नहीं है। इसी प्रकार यहाँ नहीं हो रही, नहीं, बात ये हो रही थी कि यदि कोई ऐसा कहे कि प्रकृति सत है तो सत है इसलिए चित है। अब इसको इस शैली में बोलो कि सत होने के समान, जैसे यहाँ वत है ना, वत कि वर्ण की उपलब्धि के समान विकार भी है उसमें। प्रकृति सत्य है तो सत्य होने के समान वो चित भी है। ऐसा हो गया नहीं हो गया? ये तात्पर्य है। तो ऐसे नहीं कोई कथन सिद्ध कर सकता, क्योंकि सत्य का और चित्त का कोई संबंध नहीं है आपस में। नाटा है इसलिए मोटा, हाँ, इसलिए मोटा भी, कुछ भी बोल दो आप, कुछ भी बोल दो। हाँ, ये नाटा है, कोई जरूरी नहीं मोटा भी। और क्या बात हो रही है? यही तो हो रहा है, ये यही तो कह रहा है कि वर्ण की उपलब्धि होती है कि नहीं, कहाँ होती है, कि इसलिए फिर ये विकार भी है। अगर वो सत्य है तो जरूरी नहीं चित्त भी। तो वही देखिए भाष्य में अब कि यथा, अभी तो उसी का अर्थ हो रहा है सूत्र का, कि यथा अनवस्थायी नाम वर्णानाम श्रवणम भवति, जैसे अनित्य वर्णों का श्रवण हो जाता है, एवं एषाम विकारो भवति इति, इसी प्रकार से इनका विकार भी हो जाता है। ये पूर्व पक्षी ने जो सूत्र बोला उसका अर्थ हो गया। अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है अपनी ओर से, वो सूत्र में नहीं है जो उत्तर दे रहा है सिद्धांती। तो उत्तर दिया कि असंबंधाद असमर्था, विराम लगा लीजिए, वार्तिक है ये, असंबंधाद असमर्था, असंबंध होने से, संबंध न होने से जो दो बातें बताई जा रही हैं कि वर्ण का श्रवण होना और विकार होना, इनमें कोई संबंध नहीं है आपस में, इसलिए असमर्था स्त्रीलिंग है। किसको बोलेंगे फिर? इसलिए उपलब्धि जो आप दिखा रहे हो ये असमर्थ है। किस बात में? विकार को सिद्ध करने में। संबंध न होने से ये वर्ण की उपलब्धि का जो आपने दृष्टांत दिया, ये विकार को सिद्ध करने में असमर्थ है। संबंध नहीं है कोई भी आपस में। उन्होंने कह दिया कि ये वर्ण की उपलब्धि हो रही है, इसलिए विकार भी है, इसलिए विकार भी है, इसलिए वर्ण में विकार भी होता है। इनका कोई संबंध ही नहीं है। संबंध नहीं है तो आप उपलब्धि के द्वारा विकार को सिद्ध नहीं कर सकते, विकार को सिद्ध नहीं कर सकते, कोई संबंध नहीं है आपस में। अब इसी वार्तिक का अर्थ दे रहे हैं कि अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि ही। आपने जो वर्णोपलब्धि शब्द बोला, वर्ण का श्रवण होना, ये आप ये सोच रहे हो कि मेरे अर्थ को सिद्ध करने वाली है, ये पूर्व पक्षी से कह रहे हैं। उसका अर्थ क्या है? प्रयोजन क्या है उसका? विकार सिद्ध करना। तो अर्थ प्रतिपादिका का अर्थ क्या हो गया? विकार रूपी प्रयोजन को सिद्ध करने वाली कौन? वर्ण की उपलब्धि। तो ये जो आप ऐसा समझ रहे हो कि अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि ही, ये न को आगे बोलेंगे विकारेण न संबंधाद, विकार के साथ इसका संबंध नहीं है कोई भी, इसलिए ये असमर्थ है। हो गया वार्तिक का अर्थ? विकारेण न संबंधात, ये जो न पीछे है, न विकारेण संबंधात, न को संबंध के साथ जोड़ लेना, ये कह रहा हूं अर्थ करते समय। तो अर्थ प्रतिपादिका यानी आपके प्रयोजन को जो आप समझ रहे हो कि सिद्ध करने वाली है, ये प्रतिपादन करने वाली है वर्ण की उपलब्धि, इसका विकारेण न संबंधात, विकार के साथ संबंध नहीं है, इसलिए ये उपलब्धि असमर्थ है, ये उस विकार को सिद्ध नहीं कर सकती। अल्प विराम। या गृह्यमाणा, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं जो पीछे बात कही है। या गृह्यमाणा वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, जो गृहीत की जाती हुई उपलब्धि, श्रवण होना, गृहीत की जाती हुई वर्ण विकारम अर्थम, वर्ण विकार रूपी प्रयोजन को अनुमापयेत, अनुमापित करा दे, अनुमान से ज्ञान करा दे, ऐसी नहीं है ये। ठीक है ना? पीछे जो कहा कि असमर्थ है, ये है जो कि जैसा आप समझ रहे हो कि ये सिद्ध कर देगी,
तो जो कि गृह्यमाणा गृहीत की जाती हुई वर्ण विकारम अर्थम, वर्ण विकार जो अर्थ है प्रयोजन आपका, उसको ये अनुमापित कर देगी, ऐसा नहीं है। ज्ञान कराना अनुमान प्रमाण होता है, अनुमानी तो बोला था उसने कि जैसे ये इसकी उपलब्धि हो रही है वर्ण की, ऐसे ही उपलब्धि के समान, श्रवण के समान वर्ण में विकार भी होता है। इन उपलब्धि को देख करके, उपलब्धि हो गया ज्ञान, हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, उपलब्धि हो रही है। श्रोत्र से जो शब्द ग्रहण किया ये प्रत्यक्ष ज्ञान ही तो है, और प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक अनुमान होता है। तो इस प्रत्यक्ष ज्ञान से क्या संबंध लगाया उसने, क्या अनुमान किया कि वर्ण में विकार होता है, वर्ण में विकार होता है। कि जैसे कोई कहे कि देखो ये पत्ता कैसा है पेड़ का, कि ये हरा है, प्रत्यक्ष हो रहा है कि देखो इस प्रत्यक्ष से अनुमान हो गया कि ये अग्नि है। तो ऐसे नहीं होता, ये असमर्थ है। अब स्वयं समझा रहे हैं कि आपका ये कथन कैसा है। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि गंध आ रही है तो मीठा भी होगा, या अन्य किसी वस्तु में आपने क्या कहा था कि ये नहाता भी है तो मोटा भी होगा। ये विचित्र प्रकार के जो प्रयोग हैं, तो वही इन्होंने भी एक उदाहरण दिया। ऐसा ही इन्होंने उदाहरण दिया, उससे एक सिद्धांत भी निकल रहा है, थोड़ा सा इनकी मान्यता पता लगती है उससे। जो वाक्य दे रहे हैं आगे ये, इससे एक मान्यता का भी पता लगता है। तो इन्होंने कहा कि तत्र, आपके इस वाक्य में जो आपने कहा कि वर्णोपलब्धिवत तद्विकारोपपत्ति, इस वाक्य में यादृग इदम, जैसे ये वाक्य है जो आगे बोलने जा रहे हैं वैसा है ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे किसी ने ये वाक्य बोला, यादृग इदम यथा गंध गुणा पृथ्वी, किसी ने कहा कि पृथ्वी कैसी है, गंध गुण वाली है, एवं शब्द सुखादि गुणा अपि, इसी प्रकार से ये शब्द गुण वाली, सुख गुण वाली, आदि से दुख गुण वाली ऐसी भी है। फिर ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। तो कहा कि जैसे ये व्यक्ति कोई ऐसा वाक्य बोले, यदि कोई व्यक्ति ऐसा यदि वाक्य बोले, तो जैसे ये वाक्य अटपटा सा है, ऐसे ही आपका कथन है। आया समझ में कि यथा गंध गुणा पृथ्वी एवं शब्द सुखादि गुणा अपि, कि जैसे गंध गुण वाली है ऐसे ही शब्द सुख दुख आदि गुण वाली भी है। तादृग एतद् भवति, ऐसा ही आपका वाक्य है ये। तो इससे एक नई बात और क्या पता लगी कि ये पृथ्वी को, बोलो आगे, ये पृथ्वी को मानते हैं, वो तो हो गया, सभी जानते हैं इस बात को। ये नई बात क्या है इसमें? ये पृथ्वी को शब्द गुण वाली नहीं मानते, सुख दुख गुण वाली नहीं मानते। जैसे चर्चा पीछे आई थी कि सूक्ष्म भूत का गुण स्थूल भूत में आता है, कि आकाश सबसे सूक्ष्म है, तो उसका शब्द गुण वायु में आएगा, अग्नि में आएगा, जल में आएगा, पृथ्वी में आएगा। योग दर्शन में दिया हुआ है ये, सांख्य और योग का ये सिद्धांत है। लेकिन एक बार चर्चा इस पर व्यापक रूप से मैंने की भी थी कि अन्य भूतों में हम जो शब्द को मानते हैं, तो वहां भी आकाश को साथ में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आकाश, शब्द केवल आकाश का ही गुण है। ऐसे ही सुख और दुख ये किसके गुण है? आत्मा के। आत्मा अनुभव करता है, लेकिन आत्मा के होने पर भी नित्य नहीं है। आत्मा नित्य है, ये आवश्यक नहीं है कि यदि गुणी नित्य हो तो गुण भी नित्य हो। आकाश नित्य है, लेकिन आकाश का गुण शब्द ये नित्य नहीं है। ऐसे ही आत्मा नित्य है, परंतु सुख और दुख नित्य नहीं है। ठीक है ना? तो पृथ्वी शब्द सुख आदि गुण वाली नहीं होती है, ये भी इससे पता लग गया। और एक बात भी कह दी अपनी कि जैसे कोई ऐसा वाक्य बोल दे जो कि असंबद्ध है आपस में, ऐसे ही आपका भी वाक्य है ये कि उपलब्धि हो रही है तो विकार भी होगा,
तादृगे तद्भवति, ऐसा ही है आपका वाक्य। आगे और समझाते हैं, न च वर्णोपलब्धि वर्ण निवृत्तौ वर्णांतर प्रयोगस्य निर्वर्तिका, वार्तिक है ये, इसमें र लगा दीजिए वा के ऊपर, निर्वर्तिका। केवल रेफ मात्र से कितना अंतर आ जाता है अर्थ में? क्या क्या अंतर आया बोलो? यदि हम रेफ को हटा दें तो क्या अर्थ होगा? निवर्तिका, हटाने वाली। अब रेफ लगा दो, अब क्या अर्थ हो गया? लाने वाली। बिल्कुल उल्टा हो गया, बनाने वाली, निर्वर्तिका। तो ये वार्तिक है कि न च वर्णोपलब्धि, वर्ण की उपलब्धि, ये न को बाद में बोलेंगे, वर्ण की उपलब्धि अर्थात वर्ण का श्रवण। वर्ण निवृत्तौ, अब वो साथ में रखो आप, वर्ण को पहले ई को ले लो, ई और या वाला वही रखना, दधि और अत्र दध्यत्र वाला, ठीक है। ई को लिया हमने और उसका श्रवण हो गया, किसी ने ई बोला, दधि और श्रवण हो गया, ठीक है। तो वर्णोपलब्धि, वर्ण की उपलब्धि हो गई, यानी श्रवण हो गया। अब वर्ण निवृत्तौ, अब ये बोलने के बाद ई तो हट जाएगा ना, अनित्य है, नष्ट हो गया, निवृत्ति हो गई। सती सप्तमी, वर्ण निवृत्तौ, उस वर्ण की इकार की निवृत्ति होने पर वर्णांतर प्रयोगस्य, अब दूसरे वर्ण का प्रयोग हुआ, किसका? या का हुआ, यकार का हुआ। उस यकार की, वो जो पीछे उपलब्धि हुई है श्रवण इकार का, वो श्रवण, वो उपलब्धि वर्णांतर प्रयोगस्य, दूसरे जो वर्ण प्रयोग किया है यकार, उसकी निर्वर्तिका न इधर लगा लो, वो उसकी निर्वर्तिका नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप में से बताइए कोई, क्या समझे वार्तिक का अर्थ? इकार है, हाँ, इकार के जब वर्णांतर हो गया, यकार हो गया, नहीं ऐसे नहीं, जो इकार निवृत्त हो गया, जो चला गया, वो दूसरे को बनाएगा क्या? जो है ही नहीं, वो दूसरे का निर्वर्तन कैसे कर लेगा? सामान लेकर गुड़ चीनी आटा लेकर हलवा बना दिया, हलवा बनाने का वो तो रहा ही नहीं, आटा रखा है थाली में, हाँ। अब कोई उठा के ले गया आटे को, समाप्त हो गया, अब रोटी बन जाएगी क्या? तो जो वर्ण की उपलब्धि हुई, जिस इकार की, वो श्रवण हो गया, ठीक है, उपलब्धि हो गई, और वो निवृत्ति भी हो गया। अब निवृत्त हो जाने के बाद क्या वह उपलब्धि जो श्रवण हुआ है वो यकार की निर्वर्तिका बन जाएगी, यकार को उत्पन्न करने वाली बन जाएगी? नहीं बनेगी। ये वार्तिक का अर्थ हो गया। उसी का अर्थ कर रहे हैं आगे अब कि योयम इवर्ण निवृत्तौ, यह अयम, जो यह, ये किसकी ओर संकेत है? यकारस्य प्रयोग है, जो आगे आ रहा है। ये जो यकार का प्रयोग हो रहा है ई के बाद, दधि अत्र दध्यत्र, ये जो यकार का प्रयोग है, यह अयम यकारस्य प्रयोग, मैं अन्वय करके बोल रहा हूं, इवर्ण निवृत्तौ, इवर्ण की निवृत्ति हो जाने पर, इवर्ण की निवृत्ति हो जाने पर ये जो यकार का प्रयोग है, ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसको अल्प विराम लगा लीजिए आगे, अगले वाक्य से जोड़ेंगे बाद में इसको, कि योयम इवर्ण निवृत्तौ यकारस्य प्रयोग, ये जो इवर्ण की निवृत्ति होने पर यकार का जो प्रयोग हो रहा है, यदि अयम, अब अयम कौन है? ये वही यकार का प्रयोग। यदि अयम, यदि यह यकार का प्रयोग वर्णोपलब्ध्या निर्वर्तते, फिर रेफ लगाइए, यदि ये वर्ण की उपलब्धि से, वार्तिक का ही अर्थ कर रहे हैं, आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, वर्ण की उपलब्धि से यदि ये उत्पन्न हो रहा है, किस वर्ण की उपलब्धि से? इकार की, ठीक है। यदि ये यकार का प्रयोग इकार की उपलब्धि से, श्रवण से निर्वर्तते उत्पन्न हो रहा है, तदा, उस काल में, उस अवस्था में, ऐसा यदि हो रहा है तो, अभ्युपगम से ऐसा यदि हो रहा है तो, तदा तत्र उपलभ्यमानः इवर्णः, तो वहां इवर्ण दिखाई देना चाहिए,
जब दूसरे को बना रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो उत्पन्न करने वाला उत्पादक विद्यमान होगा नहीं होगा? तो तदा उपलभ्यमान इवर्णः, उपलभ्यमान प्राप्त होता हुआ इवर्ण प्राप्त ही होगा, फिर तो वो माना जाएगा। उपलभ्यमान इवर्णः यत्वम आपद्यते इति गृह्येत, ये प्रश्न के रूप में है ये यहाँ तक। यत्वम आपद्यते, वह उपलभ्यमान प्राप्त होता हुआ इवर्ण यकार को प्राप्त हो रहा है, यत्व को प्राप्त हो रहा है, इति गृह्येत, ये गृहीत होना चाहिए, फिर दिखाई देना चाहिए। देखो ये ई है और ये यकार के रूप में बदल रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा है तो मिट्टी में दिख रही है, मिट्टी से घड़ा बन रहा है वो भी दिख रहा है, बनता हुआ सब दिख रहा है, उपलब्धि है उसकी। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ये तात्पर्य प्रश्न के रूप में है ये। वहां दिखाई देना चाहिए फिर तो अर्थापत्ति से क्या निकला? क्योंकि दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए वो उसमें कारण नहीं बनेगा। तस्मात् निष्कर्ष निकाला, तस्मात् वर्णोपलब्धि ही, वर्ण की उपलब्धि, वर्ण का श्रवण होना, ये वर्ण विकारस्य अहेतु, ये वर्ण के विकार का कारण नहीं बन सकती उपलब्धि। हो गया? अगला सूत्र बोलेंगे अब। विकार धर्मित्वे नित्यत्वाभावात् कालांतरे अविकारोपपत्तेश्च अप्रतिषेधः। इसमें सूत्र में संशोधन कर लीजिए। कहाँ बोला था मैंने, कहाँ होना चाहिए संशोधन? कालांतरे के बाद अवग्रह का चिन्ह लगा लीजिए, जो एस की तरह होता है इंग्लिश में। देखो अब तक पूर्व पक्षी ने जो नित्य पक्ष में भी वर्ण को विकार, वर्ण में विकार होता है ये सिद्ध करना चाहा, अनित्य पक्ष में भी वर्ण में विकार होता है ये सिद्ध करना चाहा, इसका उत्तर किसने दिया है अब तक? सिद्धांती ने, भाष्यकार ने। सूत्रकार ने दिया है क्या? नहीं दिया। अब सूत्रकार दे रहा है उनका उत्तर। उन दोनों सूत्रों को साथ में ले लो। पूर्व पक्षी के कुछ कह रहे हैं, वर्णों में नित्य जो है ना, नित्य वर्ण विकार है, अनित्य वर्ण विकार है, पूर्व पक्षी के बात। तो अब तक जो उत्तर दिया था वो वात्स्यायन जी ने दिया था, और सूत्र हैं गौतम जी के, पूर्व पक्षी वाले। पूर्व पक्षी के जो दोनों सूत्र हैं वो गौतम जी के हुए, तो गौतम जी ही तो उनका उत्तर देंगे, तो उनका भी उत्तर आ रहा है आगे। भाष्यकार ने दे दिया है, ठीक है। दो बार दो प्रकार से दो विद्वान जब उत्तर दे रहे हो तो और अच्छी बात समझ में आती है। तो गौतम जी भी अपना उत्तर देंगे अब, तो भाई मैं भी तो थोड़ा उत्तर दे दूं अब। तो गौतम जी जो उत्तर दे रहे हैं 50वें सूत्र में, एक ही सूत्र में दोनों आक्षेपों के उत्तर आएंगे। इसी सूत्र के दो भाग कर लेते हैं, तो दो भाग करने के लिए आपको नित्यत्वाभावात् ये अल्प विराम आपको लगाना होगा, ये लगा लीजिए इसके आगे। यानी कि ये इतना आधा सूत्र हो गया पहले वाले आक्षेप का उत्तर। कौन सा था पहला वाला? नित्य मानने पर विकार होना, और कालांतरे से लेकर के अप्रतिषेध ये अनित्य मानने पर विकार होना। तो नित्य मानने पर विकार होगा, ये इसमें इन्होंने कहा कि विकार धर्मित्वे, विकार धर्म वाला है कौन? वर्ण। ऐसा होने पर विकार धर्मित्वे, विकार धर्मी होने पर, विकार धर्म वाला होने पर, वर्ण के विकार धर्म वाला होने पर, नित्यत्व अभावात्, नित्यत्व का अभाव होने से, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। क्या? वर्ण में विकार नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं ये। यदि आप विकार मानते हो तो नित्यत्व का अभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नित्य में विकार होता नहीं। यद्यपि वात्स्यायन जी ने भी ऐसी इसी शैली में कहा था कि विकार जहां होता है वो अपाय उपजन होता है उनमें फिर, और जिनमें अपाय उपजन हो वो नित्य होते नहीं कभी। यही तो बात छिपी हुई है इसमें भी कि विकार धर्मित्वे, वर्ण को विकार धर्म वाला मानने पर नित्यत्व का अभाव फिर हो जाएगा। नित्यत्व उसमें नहीं कह सकते आप, और आप नित्य कह करके विकार मान रहे हो, इसलिए वो सिद्ध नहीं होगा।
ये पहले वाले का उत्तर था। दूसरा अनित्य पक्ष मान करके जो उसने विकार सिद्ध करना चाहा था, उसका उत्तर दे रहे हैं कि कालांतरे, जैसे कोई वर्ण बोल दिया और वो अनित्य मान रहा है पूर्व पक्षी, तो अनित्य है यदि और बोल दिया वर्ण, और बोलने के बाद जैसे दधि अत्र बोल दिया, अब आदमी कुछ तो एक आध क्षण तो रुकेगा, अगला दध्यत्र बोलने के लिए कुछ देर रुकेगा कि नहीं, तो थोड़ी देर रुका। अब कालांतर में फिर उसने बोला दध्यत्र और वर्ण को माना गया अनित्य, तो दधि अत्र में जब ई बोला ध में ई, तो वो तो नष्ट हो गया। और कालांतर में जब दध्यत्र बोला तो वो जो यकार बोला है वो उसका विकार कैसे बन जाएगा, वो तो नष्ट हो गया। तो कालांतरे अविकार उपपत्ति है, विकार की उत्पत्ति न होने से कालांतर में वो विकार की उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नष्ट हो चुका है। इसलिए अप्रतिषेधः, आप जो खंडन कर रहे हैं कि वर्ण आदेश नहीं है, विकार है, ये प्रतिषेध आपका, ये खंडन आपका अप्रतिषेधः, ये गलत है, खंडन नहीं हो सकता ऐसे। जमाइयां बहुत आती हैं, हमें भी आ रही हैं आज। क्यों? क्या कारण बन जाता है? धम सक्रियता रहनी चाहिए प्रातः काल के समय में। तो अब उसका भाष्य देखिए कि तद धर्म विकल्पात इति न युक्तः प्रतिषेधः। ये वार्तिक दिया इन्होंने, वार्तिक के द्वारा अर्थ करते हैं, शैली है इनकी ये। तो तद धर्म विकल्पात, ये जो पीछे इन्होंने सिद्धांति ने कहा था, सिद्धांति ने दिया था ना उत्तर ऐसे ही। देखो आप इसमें देखो सूत्र में ये पीछे आया था, नित्य पक्षे तावत समाधि, ये हो गया। और किधर निकल गया ये, तद धर्म विकल्प, हाँ सूत्र में जो था 50वें सूत्र में, तद धर्म विकल्पात, ये था ना नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद धर्म विकल्पात। ये जो पूर्व पक्षी ने नित्य पक्ष मान करके विकार सिद्ध करना चाहा था, उस सूत्र का अंश लिया थोड़ा सा, कि तद धर्म विकल्पात, कि नित्य पदार्थों में धर्म का विकल्प होता है, इंद्रिय ग्राही भी होते हैं, अतीन्द्रिय भी होते हैं, इसलिए वर्ण भी नित्य है और इंद्रिय ग्राह्य के साथ साथ विकार भी उसमें हो जाएगा। तो ये जो आपने कहा था तद धर्म विकल्पात इति न युक्तः प्रतिषेधः, ये प्रतिषेध ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब सूत्र के भाव को लेकर के अर्थ करेंगे कि न खलु विकार धर्मकम किंचित नित्यम उपलभ्यते इति, विराम, पूर्ण विराम। विकार धर्मकम, विकार धर्म वाला, किंचित कोई भी पदार्थ, जिन जिन में भी विकार होता है, विकार धर्मकम किंचित, विकार धर्म वाला कोई भी पदार्थ। अब न को ले लो, न नित्यम उपलभ्यते, नित्य नहीं प्राप्त होता, वो नित्य नहीं होता है। जितने भी विकार धर्म वाली वस्तुएं हैं वो नित्य नहीं प्राप्त होती, नित्य नहीं होती हैं वो। और आप नित्य मान करके कह रहे हो कि वर्ण में विकार है, तो विकार धर्म वाली वस्तु नित्य नहीं होती। वर्णोपलब्धिवत इति वा नहीं, हाँ अब ये जो है यहाँ वाक्य, यहाँ से लेकर के वर्णोपलब्धिवत इति न युक्तः प्रतिषेधः, ये भी वार्तिक है, लेकिन ये वार्तिक की शैली से नहीं लिखा गया है, क्योंकि वार्तिकों को ये उसमें इटैलिक में छापा है ना इन्होंने, तिरछे वर्णों में, लेकिन ये ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आप इसको कोष्ठक में ले सकते हैं और वहां लिख लीजिए वार्तिक है ये क्योंकि हाँ वर्णोपलब्धिवद इति न युक्तः प्रतिषेधः, ये वार्तिक है। जैसे पीछे आया था तद धर्म विकल्पादिति न युक्तः प्रतिषेधः, क्यों है वार्तिक ये बताएंगे? कैसे पता लग रहा है? पीछे की शैली से पकड़ लो कि तद धर्म विकल्पादिति न युक्तः प्रतिषेधः, ये कहा था अभी। तो ये 50वें सूत्र में से पकड़ा इन्होंने,
अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये 51वें से पकड़ लिया, अर्थात आधा सूत्र का तो अर्थ हो गया पीछे, अब अगले आधे का कर रहे हैं। जो अनित्य पक्ष मान करके पूर्व पक्षी ने विकार सिद्ध करना चाहा था उसका खंडन हो रहा है अभी। तो क्या कह के सिद्ध करना चाहा था उसने कि वर्णोपलब्धिवत तद विकारोपत्ति, ये कहा था नहीं। तो वर्णोपलब्धिवत वर्ण की उपलब्धि के समान वर्ण में विकार भी हो जाएगा, ऐसा जो आपने कहा इति न युक्तः प्रतिषेधः, ये भी आपका प्रतिषेध ठीक नहीं है। प्रतिषेध शब्द से क्यों बोल रहे हैं? ये प्रतिषेध कहाँ किया था उसने? उसने तो ये कहा था कि वर्ण की उपलब्धि के समान विकार की भी सिद्धि हो जाएगी। ये प्रतिषेध है, ये नेगेटिव वाक्य है कि या पॉजिटिव है, सकारात्मक है? फिर ये तो कह रहे हैं कि इति न युक्तः प्रतिषेधः। नहीं, इसलिए कह रहे हैं प्रतिषेध कि ऐसा कह करके पूर्व पक्षी कि वर्ण की उपलब्धि के समान वर्ण में विकार भी सिद्ध होता है, ऐसा कह करके वो क्या करना चाह रहा था? आदेश का प्रतिषेध करना चाह रहा था। तो आदेश का प्रतिषेध जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ऐसा कह करके जो आदेश का खंडन कर रहे हैं आप, वो ठीक नहीं है। शास्त्रों की शैली पकड़नी होती है अर्थ करते समय, और यूं ही हम केवल एक शब्द पकड़ लेंगे तो ऐसे अर्थ नहीं होता है। पूर्वापर प्रसंग सारा, और फिर ग्रंथकार किस शैली से अपनी बात को कहता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं और नया व्यक्ति कोई आया है तो बहुत देर तो उसके समझने में लग जाएगी कि क्या कहता किस ढंग से है, बात को क्या स्वभाव है, कौन सी शैली है। अब यहाँ इतना सारा पढ़ लिया तो शैली तो पकड़ में आ जानी चाहिए। इसी वार्ते का अर्थ किया कि अवग्रही ही, यद्यपि बात वैसी ही है बिल्कुल जैसे सिद्धांति ने पीछे वात्स्यायन जी ने जो समाधान दिया था वैसा ही तो आ रहा है, यानी गौतम जी का भी समाधान वैसा ही है, मिलता जुलता उससे। तो अर्थ किया कि अवग्रहे ही, अवग्रह जब विच्छेद कर लेते हैं, क्या किया विच्छेद? दधि अत्र, ये क्या हो गया? अवग्रह विच्छेद। इति प्रयुज्य, ऐसा किसी ने प्रयोग किया, ठीक है। फिर चिरम स्थित्वा, कुछ देर रुक गए, रुक करके ततः संहितायाम प्रयुंक्ते दध्यत्र इति, फिर संहिता में उसको दध्यत्र बोलता है। ये तो एक प्रक्रिया बता दी। अब इस प्रक्रिया में हम कैसे कहें कि ये विकार है, ये आगे बता रहे हैं अब कि चिर निवृत्ते च अयम, अयम कौन होगा? ये आगे यकार शब्द आ रहा है? और चिर निवृत्ते कौन है? इकार, वही है बिल्कुल जो पीछे था कि चिर निवृत्ते इवर्णे, इवर्णे में सप्तमी आ रही है। चिर निवृत्ते इवर्णे, इवर्ण के कुछ काल पहले ही निवृत्त हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, क्योंकि अनित्य मान रहे हो आप, अनित्य कह करके ही आप कह रहे थे अपनी बात के लिए। तो चिर निवृत्ते इवर्णे, जो इवर्ण पीछे कुछ काल पहले समाप्त हो चुका है, कब बोला था? दधि अत्र, यहां बोला था। अब तो समाप्त हो गया क्योंकि अनित्य है। अब अयम यकारः प्रयुज्यमानः, अब ये जो यकार प्रयोग किया जा रहा है दध्यत्र में, कस्य विकारः इति, आगे न बढ़ा दीजिए, इसमें छूट गया है, न प्रतीयते, ये यकार प्रयुक्त किया जाता हुआ, कस्य विकारः, ये किसका विकार है? इति न प्रतीयते, तो पता ही नहीं लग रहा है। अब क्यों नहीं लग रहा है पता? क्यों नहीं लग रहा है पता है? क्योंकि विकार तो है ही नहीं। अब ये तो बिल्कुल ही नया लग रहा है। तो विकार कैसे कहें इसको? ई तो चला गया ना। यदि ई का विकार होता तो ई विद्यमान रहेगा, तभी तो कोई नई वस्तु बन पाएगी उससे, लेकिन ई तो है ही नहीं। कारणाभावात कार्याभावः, ये सिद्धांत बता दिया एक, ये सूत्र है कहाँ का? नहीं, यही बोलो आप, जैसा है वैसा। आप बदल क्यों रहे हो सूत्र को? वैशेषिक का है, कारणाभावात कार्याभाव, कारण के अभाव होने से कार्य का अभाव होता है। जब कारण ई चला गया तो कार्य यकार कहाँ से आएगा?
आ ही नहीं सकता, और है इसलिए विकार नहीं है ये तो सिद्ध हो गया ना, दध्यत्र बोल के दिखा दिया, देखो है यकार। यदि इकार कारण होता तो इकार तो चला गया, कारण के अभाव से यकार का अभाव होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। तो कारणाभावात् कार्याभावः इति अनुयोग प्रसज्यते। ये आक्षेप, अनुयोग आक्षेप, आरोप, अभियोग, कुछ ही बोल दो, ये आप पर लग रहा है। किस पर? पूर्व पक्षी पर। पूर्व पक्षी पर यह आक्षेप आ रहा है। कौन सा आक्षेप आ रहा है? कि सिद्धांत तो यह है कि कारण के अभाव से कार्य का अभाव होता है, और आप कारण के अभाव से कार्य का भाव दिखा रहे हैं। ये आक्षेप आप पर आ रहा है। यदि ऐसा मानेंगे तो अनुयोग, उसी का अर्थ किया मैंने, आरोप कह लो, आक्षेप कह लो, ये आक्षेप आप पर लग रहा है। तो ये सिद्धांत गौतम जी का भी उत्तर हो चुका। अब फिर वही वाक्य वैसा ही जो पीछे 3-4 बार आ चुका है अब तक, यानी वर्ण आदेश है, विकार नहीं है, ये सिद्ध करने में कितनी शक्ति, कितना श्रम इन्होंने किया है। क्योंकि भ्रांतियां रहती हैं इसमें, इसलिए जिस विषय में अधिक जटिलताएं होती हैं, अधिक भ्रांतियां होती हैं, उसको सुलझाने के लिए फिर उतना ही अधिक परिश्रम भी चाहिए। तो उस काल में भी ये समस्या रही होगी। क्योंकि ये वर्ण सूक्ष्म विषय है थोड़ा वर्ण का, और सूक्ष्म विषय में जटिलताएं अधिक हो जाती हैं। ऋषियों ने वक्ता के अभिप्राय के ऐसे ऐसे हो सकता है, इसकी दृष्टिकोण शंका उठाया, फिर शंका का समाधान दिया। अब देखिए आगे, इतश्च वर्ण विकारानुपत्ति, और भी कारण बता रहे हैं। इस कारण से भी, च कोई भी के अर्थ में ले लेंगे, च अपि के अर्थ में आता है, ठीक है। इस कारण से भी वर्ण के विकार की सिद्धि शब्द देखो क्या है, अनुपपत्ति ही, अनु को छोड़ दिया आपने, सिद्धि नहीं होती। इस कारण से भी वर्ण के विकार की सिद्धि नहीं होती। तो सूत्र बोलेंगे 53वां, प्रकृति अनियमात। प्रकृति का नियम न होने से विकार जब होता है तो जिससे होता है विकार वो प्रकृति कहलाती है। प्रकृति और विकृति ये दो शब्द सापेक्ष हैं। तो प्रकृति का यहाँ नियम नहीं दिखाई दे रहा है वर्णों में, इसलिए भाष्य देखिए, उसमें पता लग जाएगा कि इकार स्थाने यकारः श्रूयते, अल्प विराम, इकार के स्थान में अर्थात प्रसंग में, क्योंकि आदेश पक्ष मानते हैं ना ये, तो इकार के स्थान में यकार सुना जा रहा है, यकारः श्रूयते, ये तो मान लिया हमने। अब यहां यदि हम ऐसा बोलें कि यकार इकार का विकार है, तो इकार कौन हो गया? प्रकृति। यकार क्या हो गया? विकृति। दूध से दही बनाया, दूध क्या है? प्रकृति। दही क्या है? विकृति। क्या ये परस्पर बदल सकते हैं? बदलने का तात्पर्य विकृति को प्रकृति बनाओ और प्रकृति को विकृति बनाओ। तो आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो दही विकृति है वो प्रकृति नहीं बन सकता, यही तो कहना चाह रहे हैं। अब यही बात यहां भी बोल दो आप कि इकार से यकार बना, तो इकार क्या है? यकार क्या है? विकृति। तो आप ये बात, वो वाली बात यहां भी बोलना आप कि यकार कभी भी प्रकृति नहीं बन सकता। आप पीछे की बात भूल गए। जैसे दही विकृति है, प्रकृति नहीं बन सकता, तो यकार भी विकृति ही रहेगा, प्रकृति नहीं बनेगा। क्या ऐसा होता है? धातु ली हमने व्यध, व्यध दिवादिगण की, और इससे श्यन प्रत्यय लट लकार में व्यध य ति। अब श्यन प्रत्यय क्योंकि इंगित होता है अपित होने से,
तो ग्रही ज्या वही व्यधि सूत्र छठे अध्याय में आता है ना, उससे संप्रसारण हो गया। तो क्या हुआ है संप्रसारण में, य को इकार, तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा यहाँ, य क्या है प्रकृति और ई क्या है विकृति। बदल गया कि नहीं? तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ये प्रकृति का अनियम हो गया कि कौन प्रकृति है कौन विकृति है, जबकि जहां जहां विकार होता है वहां प्रकृति का विकृति का नियम रहता है। भाई दूध प्रकृति है तो प्रकृति ही रहेगा, विकृति है तो विकृति ही रहेगा। होता है कि नहीं? विकृति से प्रकृति रहेगी, तो इसलिए विकार नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि इकार स्थाने यकार श्रूयते, इकार के स्थान में यकार सुनाई दे रहा है, पर और आगे यकार स्थाने खलु इकारो विधीयते। हाँ, आप अनुदाहरण देंगे अब कि जहां विकृति प्रकृति बन जाते हैं तो हम उनको क्यों लेंगे? भाई उत्तर देने वाला उन उदाहरणों को लेगा जो विकृति प्रकृति नहीं बन सकते। आप कहोगे कि सुवर्ण से कुंडल बनाया और कुंडल को पिघला करके फिर सुवर्ण का पिंड बन गया। उसी में दूध से दही बनाया तो वो प्रकृति तो नहीं बन सकती, मगर घी की तो प्रकृति हो जाएगी। ये तो छल हो गया ना, ये वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध बोलना। अथवा दूसरा अर्थ ले लेना है कि हमारी बात हो रही है दूध की विकृति और उस विकृति को अब दूध की प्रकृति बनाना है, आपने घी की प्रकृति बना दिया। ऐसे नहीं, जो प्रसंग चल रहा है उसी के आधार पर वक्ता क्या कहना चाह रहा है उसके भाव को देखते हुए। इसको जाति बोलते हैं, जाति न्याय की भाषा में जाति का प्रयोग करना। 24 प्रकार की जातियां आएंगी आगे 5वें अध्याय में, और जाति का प्रयोग करने वाला निग्रह स्थान में आ जाता है। निग्रह स्थान का तात्पर्य पराजय के स्थान में। तो आप ऐसा बोलोगे तो पराजय के स्थान में आ जाओगे, तुरंत न्यायाधीश कह देगा कि आपकी पराजय हो गई जाति का प्रयोग करते। तो इकार स्थाने यकार श्रूयते, यकार स्थाने खलु इकारो विधीयते, यकार के स्थान में यकार का विधान होता है। आगे दे दिया उदाहरण विध्यति इति। विध्यति को विपरीत अल्पविराम में ले लें जिससे कि संदेह न रहे, नहीं तो आप जोड़ते रहोगे कि विधीयते विध्यति दो धातुएं, क्या क्या अर्थ होगा इनका। ऐसा नहीं, विध्यति उदाहरण दे रहे हैं। ये किस बात का? यकार के स्थान में इकार करने का। धातु थी ये व्यध व्य, व के आगे य, तो य को ई हो गया है इसमें। तो यहां ये बन रहा है प्रकृति पूर्व पक्षी के शब्दों में, और इकार बन गया विकृति। और दध्यत्र में यहां यकार विकृति बन चुका है और ई है प्रकृति। तो ये तो कोई नियम ही नहीं रहा कि कौन विकृति है कौन प्रकृति है, और नियम होता है इसलिए। तो तद यदि स्यात् प्रकृति विकार भावो वर्णानाम, यदि वर्णों का प्रकृति विकार यानी प्रकृति विकृति प्रकृति विकार भाव यदि होता, यदि वर्णानाम प्रकृति विकार भावो स्यात् तस्य प्रकृति नियमः स्यात्, तो प्रकृति का वहां नियम होना चाहिए। क्यों? कि दृष्टो विकार धर्मित्वे प्रकृति नियमः, कि जो विकार धर्मी होते हैं जिनमें विकार धर्म होता है, ऐसे विकार धर्म वाले पदार्थों में विकार धर्मित्व होने पर वहां प्रकृति का नियम देखा जाता है, जैसे दूध दही इत्यादि। ठीक है, तो यहां ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए भी वर्णों में विकार नहीं होता। अब यहां जब इन्होंने कहा कि प्रकृति का नियम नहीं हो पाएगा यदि ऐसा मानेंगे, तो नियम यही हुआ ना कि जो प्रकृति है वो विद्यमान है, जो प्रकृति है वो प्रकृति रहेगी, जो विकृति है वो विकृति रहेगी, ये नियम। अब वो नियम यहाँ घट नहीं रहा है, विकार वाले पदार्थों में ये नियम लागू है, और वो नियम यहाँ लागू हो नहीं रहा है वर्णों में, क्योंकि जो ई यकार की प्रकृति थी अब तक, वही विध्यति का प्रयोग करते समय विकृति बन गई, वही इकार विकृति बन गया। तो कहाँ रहा नियम? अरे प्रकृति था इकार, तो प्रकृति ही रहता है सदा।
दूध दही की प्रकृति है तो प्रकृति ही रहेगा सदा वो। ऐसा तो है नहीं कि दही से फिर दूध बन जाए, फिर बन जाता तो विकृति कहते कि देखो ये प्रकृति था पहले दूध, अब विकृति भी बन गया। ऐसा तो हो नहीं रहा है। आटे से हलवा बना है तो हलवे से क्या फिर आटा सूखा वैसा बना लोगे आप? संभव ही नहीं है। तो इस तरह से ये नियम देखा जा रहा है, जहां विकार होते हैं वहां नियम लागू हो रहा है और वो नियम यहां दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये विकृति नहीं है। अब यहां जो नियम शब्द बोला इसने सिद्धांती ने, अनियमात, अनियम जो शब्द बोला है, इस पर पूर्व पक्षी ने अपनी चिर परिचित शैली से फिर कुछ अटपटी सी बात बोली। जैसे पीछे भी 2 बार ऐसे विषय आ चुके हैं कि कहीं पर कहा गया था अव्यवस्था, अव्यवस्था, व्यवस्था का न होना। तो प्रश्न किया कि ये जो अव्यवस्था है, जैसे किसी कमरे में सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और जो वहां रहता है वो ऐसे ही रखता है सामान को, हमेशा अव्यवस्थित, सदा ऐसे ही रखता है। मेरे वाक्य पकड़ लेना, सदा ऐसे ही रखता है। तो अव्यवस्था उसकी व्यवस्थित रहती है। पकड़ में आया कि नहीं? अव्यवस्था उसकी व्यवस्थित रहती है, यानी कि अव्यवस्था भी व्यवस्था है, अव्यवस्था भी व्यवस्था है। ऐसी पीछे आया था एक बार, और ये भी आया था अव्यवस्था वाला भी। पीछे एक अनियम का पीछे कुछ दिन पहले ही पढ़ा था आपने, वो अनियम नहीं, अनुपलब्धि वाला, कि अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, उपलब्धि न होना। तो अनुपलब्धि का हमें ज्ञान हो रहा है। जैसे इस कमरे में गाय नहीं है, अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि का ज्ञान हो रहा है। तो अनुपलब्धि का ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान क्या है? ये उपलब्धि। तो अनुपलब्धि की उपलब्धि हो रही है, इसलिए वो अनुपलब्धि नहीं है, उपलब्धि हो गई। ये थोड़ा देर में समझ में आएगा, अभी वो व्यवस्था बहुत जल्दी समझ में आ गया है। अनुपलब्धि भी उपलब्धि बन गई कि नहीं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ अनुपलब्धि है तो ज्ञान हो रहा है, हमें उपलब्धि हो रही है कि नहीं? हाँ, तो ज्ञान क्या है? उपलब्धि। तो अनुपलब्धि की उपलब्धि हो गई, तो अनुपलब्धि भी उपलब्धि है। ऐसे यहां इसने कहा अनियम, तो कहा कि ये अनियम जो आपका है, ये अनियम सदा ही तो रहता है, हैं? नहीं, आपने अनियम शब्द कहा कि जहां भी अनियम होगा वो अनियम सदा ही तो रहेगा। तो सदा रहेगा तो नियम हो गया, वो नियम बन गया, वो नियम कहलाएगा फिर वो। तो वही सूत्र देखिए आगे, बोलिए सूत्र, अनियमे नियमात न अनियमः। अनियम में नियम होने से ये अनियम है ही नहीं, ये नियम है। और आपने क्या कह दिया? अनियमात। वो अनियम शब्द का खंडन कर रहा है, वो अनियम को नियम में बदल रहा है। ऐसा लोग करते हैं। तो वो दिखा रहे हैं अनियम नियमात न अनियम। अनियम में नियम होने से ये अनियम नहीं है, अर्थात नियम है। और नियम है तो आपका सूत्र खंडित हो गया ये, क्योंकि आपने सूत्र में अनियम शब्द का प्रयोग कर दिया, यानी कि आप अनियम का प्रयोग कर ही नहीं सकते। और अनियम हेतु देकर के आप वर्णों में आदेश सिद्ध कर रहे हैं, विकार का खंडन कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। इसी का सूत्र का अर्थ, उत्तर तो आगे आएगा कि योयम प्रकृते है अनियम उक्तः। ये जो प्रकृति का आपने अनियम कहा भी 53वें सूत्र में, स नियतः, ये नियत ही तो है। ये नियत ही, नियत शब्द कैसे बनता है? वही यम धातु से। नियम का, नियम तो है भाववाचक शब्द, नियत हो गया विशेषण, धातु तो वही है यम। तो स नियतः, ये नियत है आपका कि प्रकृति प्रकृति ही रहेगी, विकृति, ये हो गया निश्चय, नहीं नियत हो गया ये। तो योयम प्रकृति है अनियम उक्तः, आपने जो प्रकृति का अनियम कहा ये तो नियत है, स नियतः अल्प विराम।
यथा विषयम व्यवस्थितः, क्यों है ये नियत कि यथा विषय, जैसा जो विषय है, यानी प्रकृति प्रकृति ही है, विकृति विकृति ही है, यथा विषय ये व्यवस्थित है। अल्प विराम। नियतत्वात् नियम इति भवति, इसलिए ये नियत होने से क्या बन गया? नियम। नियत होने से नियम बन गया। एवं सति, ऐसा होने पर, नियम बन जाने पर अनियमो नास्ति, अनियम तो रहा ही नहीं अब अनियम तो रहा ही नहीं भाई। जो अव्यवस्था से कोई व्यक्ति सामान रख रहा है वो सदा ऐसे ही रखता है, तो हो तो गई व्यवस्था उसकी, अब उसकी अव्यवस्था नहीं है। जैसे कोई हमेशा असत्य ही बोलता है, वो हो गया कि ये असत्य भी है। हाँ, नहीं, वो हमेशा असत्य बोलता है, ये सत्य है कि नहीं है? यही सत्य है कि वो हमेशा सत्य असत्य। ये तो उत्तर देंगे, आप उत्तर देंगे ना भी, ठीक है, आप भी उत्तर दे सकती हैं। सिद्धांति भी ऐसा ही उत्तर देगा जैसे आप बोल रही हैं, वो उत्तर देगा। आपका आक्षेप नहीं है, उत्तर है आपका। ये वह असत्य बोलता है, ये सत्य है, ये कह करके आपने उसकी असत्यता को ही तो सिद्ध किया, ये आपका उत्तर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ये अव्यवस्था से सामान रखता है, बात वही हो गई, तो अव्यवस्था से सामान रखने की बात को वो नित्य मान रहा है, तो ये अव्यवस्था को ही तो सिद्ध कर रहा है। ऐसा ही उत्तर आ गया है। किसी ने कहा कि देवदत्ता का झूठी बोलता है, तीसरे ने यहाँ अच्छा ही बोल रहे थे, ये सदा झूठी बोलता है। तो नियतत्वात् नियम इति भवति एवं सति अनियमो नास्ति, फिर तो अनियम रहा ही नहीं। तो आपने ये सूत्र बोला वो गलत हो गया फिर, कि तत्र यद उक्तम प्रकृति अनियमात् इति एतत् अयुक्तम, ये आपका सूत्र गलत हो गया, अशुद्ध हो गया सूत्र। और अशुद्ध सूत्र से आप कोई बात खंडित कैसे कर सकते हो, कोई बात सिद्ध कैसे कर सकते हो? अब उसका उत्तर दे रहे हैं। 55वां सूत्र बोलेंगे, नियम अनियम विरोधात् अनियमे नियमाच्च अप्रतिषेधः। पहले कहा कि नियम और अनियम ये दोनों विरोधी शब्द हैं। नियम अनियम विरोधात्, नियम और अनियम में विरोध होने से, ठीक है, विरोधी हैं आपस में ये। अनियमे नियमात्, और अनियम में नियम होने से, जैसे नियम और अनियम विरोधी शब्द हैं, तो अनियमे नियमाच्च, अनियम में नियम होने से ये अप्रतिषेध, ये आपका प्रतिषेध जो 54वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने दिया है, ये अप्रतिषेध है, ये आपका गलत प्रतिषेध है, अयुक्त प्रतिषेध है, ठीक नहीं है ये विकृत प्रतिषेध है। ये वी है ना, ये विकृत है आपका, अप्रतिषेध है ये। अर्थ देखिए कि नियम इत्यत्र अर्थाभ्यनुज्ञा, नियम इस शब्द में, इत्यत्र अर्थाभ्यनुज्ञा, जो अर्थ आपने स्वीकार किया है, अभ्यनुज्ञा कहते हैं स्वीकार को, तो नियम इसमें जो अर्थ की अभ्यनुज्ञा है, तो क्या अर्थ स्वीकार किया गया है? नियम होना, यही तो स्वीकृति है वहां, यही अर्थ है उसका। और अनियम ये जो शब्द है, ये इति तस्य प्रतिषेध, ये उसका है प्रतिषेध, नए समास है ये। न नियमः, तो नियम में जो बात स्वीकार की जा रही है, और जब नए समास कर दिया तो न नियमः, उसका निषेधित हो गया। अभी समझा रहे हैं उसी शैली से जो वास्तविकता है कि अनियम शब्द ये नियम का निषेध कर रहा है, नए समास को दिखा रहे हैं कि अनियम इति तस्य प्रतिषेधः। अब ये दोनों बातें विरुद्ध हो गई, एक में है अर्थ की स्वीकृति, एक में है उसका निषेध। तो अनुज्ञात निषिद्धयोश्च, एक तो अनुज्ञात स्वीकृत अर्थ, एक निषिद्ध उसका खंडन निषिद्ध अर्थ, ये दोनों, इन दोनों में अनुज्ञात निषिद्धयोश्च, इन दोनों में व्याघातात, परस्पर विरोध होने से, व्याघात का तात्पर्य यहाँ विरोध, दोनों में विरोध होने से अनर्थांतरत्वम न भवति। यहाँ दो नए आ रहे हैं,
इन दोनों नय को हटा दो एक बार तो आपको सरल हो जाएगा। क्या बनेगा वाक्य? अनर्थांतरत्वम न भवति। दो नय हैं, दोनों को हटा दो। अर्थांतरत्वम भवति, अर्थांतर है ये, भिन्न भिन्न अर्थ हैं दोनों के। नियम का भिन्न अर्थ है, अनियम का भिन्न अर्थ है। एक में अनुज्ञात, दूसरे में निषिद्ध। अब दोनों ने लगा के बोल दो, अनर्थांतर नहीं होता है, अर्थात अर्थांतर होता है। यानी भिन्न अर्थ हैं ये दोनों, दोनों का भिन्न अर्थ है। अनुज्ञात निषिद्धयोश्च व्याघातात् अनर्थांतरत्वम न भवति। और उसी को खोल रहे हैं कि अनियमश्च नियतत्वात्। अनियम नियत होने से, लगातार अनियम चल रहा है, तो अनियम नियत होने से नियमो न भवति, वो नियम नहीं बन जाता। अनियम यदि नियत है तो अनियम ही रहेगा वो। हम अनियम को नियत कह करके अनियम को ही सिद्ध कर रहे हैं। जिसके विषय में बताया गया कि ये अव्यवस्था से सामान रख रहा है और लगातार ऐसे ही रखता है, तो उसकी अव्यवस्था को ही दिखा रहे हैं, वो व्यवस्था नहीं बन जाएगी। क्योंकि अव्यवस्था और व्यवस्था इन दोनों में व्याघात है, विरोध है। तो अनियमश्च नियतत्वात् नियमो न भवति इति। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लगाइए, पंक्ति से हटा मत करो। अनियमश्च नियतत्वात् नियमो न भवति इति। न अत्र अर्थस्य तथा भावः प्रतिषिध्यते। तो इस प्रकार से अत्र, यहाँ, इसमें भवता का अध्याय कर लेंगे, कोई छूटा हुआ पाठ नहीं है, लेकिन वाक्य को समझने के लिए कि आपके द्वारा, पूर्व पक्षी से कह रहे हैं, आपके द्वारा अत्र यहाँ अर्थस्य तथा भावः न प्रतिषिध्यते। अर्थ का जो बात निकल रही है, जो तात्पर्य निकल रहा है, वो जैसा अर्थ है, तथा भावः, जैसा भी निकल रहा है, जो भी वास्तविक अर्थ निकल रहा है, उसका यहाँ प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है। अनियम से जो अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ का आपके इस सूत्र के द्वारा कि अनियमे नियमात् न नियमः, इस सूत्र के द्वारा जो अर्थ निकल रहा है अनियम का, उसका प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है। वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि अनियम नियत रहेगा तभी तो अनियम कहलाएगा। वो अव्यवस्था किसी ने रखी और उसने कभी कभी व्यवस्था भी कर दी, तो अब नहीं है फिर अव्यवस्था उसकी। वो अव्यवस्था लगातार नहीं रह सकती, लगातार ही वो अव्यवस्था से रखता है सामान, तब कहेंगे कि इसकी अव्यवस्था नियत है। लेकिन नियत क्या है? अव्यवस्था। सिद्धि वही होगी। तो ये आपके द्वारा इसका वास्तविक अर्थ का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है। किम तरही, फिर क्या हो रहा है? यानी कि हमारे सूत्र के द्वारा क्या हो रहा है? अथवा अनियम शब्द से क्या निकल रहा है कि तथा भूतस्य अर्थस्य, जो वास्तविक अर्थ है तथा भूतस्य, तथा भूत जैसा है वैसा ही होना, उस अर्थ का नियम शब्देन, नियम शब्द के द्वारा अभिधीय मानस्य, जो कि नियम शब्द के द्वारा कहा जा रहा है तथा भूत अर्थ, उस अर्थ का नियतत्वात्, नियत होने से, तथा भूतस्य अर्थस्य नियम शब्देन अभिधीयमानस्य नियतत्वात् नियम शब्द एव उपपद्यते। तो वहां नियम शब्द का ही प्रयोग होगा। नियम शब्द का प्रयोग कहाँ होगा? जहां पर तथा भूत अर्थ अर्थात नियत है, बिल्कुल नियम शब्द से जो अर्थ कहा जा रहा है वैसा ही है। जहाँ कहीं परिवर्तन अव्यवस्था अव्यवस्था ही है, अव्यवस्था तो व्यवस्था है, हाँ। एक रूपता बना है। तो इस तरह से जहां भी नियम शब्द का प्रयोग करेंगे तो नियम शब्द से जो तथाभूत अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ के नियत होने से ही नियम शब्द का प्रयोग हो पाएगा, उपपद्यते, संपन्न हो पाएगा। स्वयं नियमात अनियमे प्रतिषेधो न भवति इति। इस तरह से नियम में अनियम न होने से, स्वयं नियमात अनियमे, नियमात नियम होने से, पहले इसको ले लेंगे, स्वयं नियमात नियम होने से,
अयम शब्द कहाँ लगाएंगे? प्रतिषेध के साथ में, विभक्ति के साथ यह समानता देख लिया करो वाक्य का अर्थ करते समय। जैसे अयम में प्रथमा है, इधर प्रतिषेध में प्रथमा है। अयम प्रतिषेध, ये जो प्रतिषेध है पूर्व पक्षी के द्वारा, अयम प्रतिषेध नियमात, नियम होने से, और प्रतिषेध कर कहाँ रहा है? वो अनियमे, अनियम में खंडन दिखा रहा है कि अनियमे नियमात ना नियम, इसके द्वारा प्रतिषेध कर रहा है। तो अनियमे प्रतिषेध, अनियमे अयम प्रतिषेध, कैसे करेंगे अन्वय पूरे वाक्य का? कि अनियमे अयम प्रतिषेध नियमात न भवति। अब तो आ गया समझ में कि अनियम में किया हुआ पूर्व पक्षी के द्वारा प्रतिषेध नियम होने से नहीं होता है। ये नियम ही है, ये नियम ही है। क्या नियम है? कि प्रकृति प्रकृति ही रहती है, विकृति विकृति ही रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और अब यहां तक जो विषय चला है, ये सारा विषय नित्य उसको विकार का खंडन करते हुए चला, आदेश को सिद्ध करते हुए चला। अब यदि, क्योंकि पूर्व पक्षी की सारी बातों का तो खंडन हो गया, जब दो व्यक्ति बात करते हैं आपस में, तो जिस व्यक्ति का लगातार खंडन हो रहा है, लगातार खंडन हो रहा है, कोई बात सिद्ध ही नहीं हो पा रही है, तो सामने वाले को थोड़ी सी दया आ जाती है कभी कभी सिद्धांती को, कि बेचारा ये मन में कहीं हीन भावना न ले आए कि मेरी एक भी बात नहीं सिद्ध हो पाई, कहीं डिप्रेशन में न चला जाए। तो थोड़ी ऊर्जा देने के लिए उसको, उसकी बात को भी थोड़ा सा रखते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। हम जो तुम्हारी बात का अब तक खंडन करते चले आ रहे थे कि विकार नहीं है, विकार नहीं है, विकार नहीं है, और वो विकार पर ही अड़ा हुआ था, कि चलो कोई बात नहीं है, अब हम विकार ही मान लेते हैं। अर्थात तुम्हारी बात को हम रखते हैं, तुम्हारी बात का भी सम्मान करते हैं, तुम्हारी मान्यता का भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो विकार शब्द का अर्थ क्या होगा फिर उसको बताएंगे अभी। ठीक है, विकार मान करके, विकार का जो अर्थ पूर्व पक्षी ले रहा है उसको तो हटा देंगे, हटा ही दिया सारा, लेकिन विकार शब्द को ले लिया है। और विकार शब्द को लेकर के उसमें कैसे, मतलब विकार का अर्थ वास्तव में है क्या व्याकरण शास्त्र में, शब्द शास्त्र में, वो बताएंगे। तो उसको थोड़ा सा एक सांत्वना मिल जाएगी कि चलो मेरी कुछ तो बात मानी, विकार शब्द तो मान लिया, विकार की परिभाषा बदल जाएगी बस थोड़ी सी। ये कल को देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ